नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद कर चलना। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो वह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो वह निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भविष्यकाल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्यकाल के कितने प्रकार हैं? तो वह 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, द्वयोधन का संधि विच्छेद क्या है? तो द्वयोधन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दधि प्लस औधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो वह संप्रदान कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो वह नंद समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो वह नि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह शोणित है जो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाता हो? तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अब में परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह आपके दर्शन कब होंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो वह चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हितैषी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो वह ईम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो वह नव समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो वह अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो वह किया है नगर कहानी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा क्या है? तो वह ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? तो वे मदन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वह हेक्कल को मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो वह उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो किस कवि की पंक्ति है? सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वह किसकी दी गई है? तो वह मन मनबी हंगम को दिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? तो वे यंत्रों की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अभिनव ने 19 दिन के प्रयास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो कितने गद्य की रचना की थी? 33। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो वह राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पापियाती को कौन सा रोग था? तो पापियाती को कौन सा रोग था? तब मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वह पहल पुस्तिका के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो हुआ सबकी वृद्धि भारतीय हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो वह सुजाता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो वह पाशवी प्रवृत्ति के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास किसकी रचना है? तो घनानंद की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो वह गुणनिधि नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो किससे बचाने की बात करता है? तो इनमें से कोई नहीं को बचाने का, लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई से बचाने की बात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो वह 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र क्या थी? तब 25 वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मंगू के अलावा किसकी उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है रसिमरथी के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नौबत खाने में विवाद साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में विवाद साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 6ठी पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महाबरी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 100 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो कब से मिलने लगते हैं? तो 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तब बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया था? तो वे लगाया था 11 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो यथातथ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो वह अविच्छिन्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।